एपिसोड 1 हवेली में पहली रात। मैं अंतरा, एक नेचर लवर और तूफानी लड़की हूँ। नेचर लवर का मतलब है कि मैं नेचुरल चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ। नेचुरल ब्यूटी जैसे पेड़, नदियाँ, झीलें, झरने, हर चीज़, ऐसी सभी चीज़ें मेरे मन को एक्साइट करती हैं। आज मैं एक ऐसी ही जगह जा रही हूँ जो जगह नेचुरल सीन से भरी हुई है। आज मैं जंगल में बनी हुई हमारी पुरानी हवेली पर जा रही हूँ। वहाँ बहुत सारे पेड़, बड़ी सी नदी और हवेली के पीछे पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ बहुत ही अच्छा झरना है। मेरे सारे दोस्त तो वहाँ आने से मना कर रहे थे। उनका मानना है कि वैसी हवेली पर भूत प्रेत रहते हैं, पर आज के टाइम में ऐसी बातों पर भला कौन यकीन कर सकता है। आखिर मैं भी अंतरा हूँ, मैंने सबको आने के लिए मना ही लिया। आज पूरे 3 दिन की तैयारियों के बाद हम सच में उस हवेली पर जा रहे थे। मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर आ चुके थे। मैं तैयार होकर अपना बैग लेकर उनके पास बाहर हॉल में गई। वो सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर अलीसा ने कहा, तैयार होने में इतनी देर लगती है क्या? मैंने अपने बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि कपड़े पहने, बिंदी लगाई और बालों को बांधकर चल दिए। मुझे तो सारी चीजें चुनने में भी वक्त लगता है। तभी तुषार गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोला, हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है, फिर अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हम सब उसी की गाड़ी में जाने वाले थे। मैं बहुत खुश होकर बोली, तो अब चलते हैं हमारे जीवन के सबसे हसीन सफर पर, जहाँ सिर्फ मजा ही मजा होगा। सब अपने अपने बैग लेकर तुषार की गाड़ी में बैठ गए। उसी के साथ हमारा हवेली पर जाने का सुहाना सफर शुरू हो गया। हम 5 दोस्त थे, मैं, तुषार, अलीसा, रिहान और रेशमा। हम 5 में से मेरे और तुषार के अलावा सभी के चेहरों पर थोड़ा थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। तुषार बिल्कुल मेरे जैसा था, ना कोई डर, ना ही मौत का खौफ। बस जिंदगी को अपने तरीके से जीना और मुसीबत आने पर जमकर लड़ लेना। मेरी मानो तो जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। कदम कदम पर एक डर के साथ जीने में कुछ मजा नहीं आता। उस तरह जीने से तो जिंदगी का पूरा मजा ही चला जाता है। हम धीरे धीरे हवेली की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय मेरा दिल तेज हो गया। ये दिल भी एक अजीब चीज है। जो चीज या इंसान हमें खुश करता है, ये दिल उससे मिलने के लिए बावरा हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई, जैसे कि मैं अपने पहले प्यार से मिलने जा रही थी। आखिरकार वो हवेली मेरे पहले प्यार की तरह ही तो थी। मैं बहुत लंबे टाइम से ऐसी जगह जाना चाहती थी। यह ख्वाहिश आज सालों बाद पूरी होने वाली थी। एक इंसान अपने पहले प्यार को मिलने के लिए जितना एक्साइटेड होता है ना, उतनी ही एक्साइटमेंट से मैंने इस हवेली में जाने का इंतजार किया था। मैं बस अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था। वैसे तो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर उन लोगों की धड़कन डर के मारे तेज हो गई थी, जबकि मैं तो बहुत ही खुश थी। बस अब थोड़ी ही देर में हवेली आने वाली थी। शाम होने लगी थी। जंगल में झाड़ियों की वजह से 5 बजे भी अंधेरा होने लगा था। थोड़ी देर बाद हवेली आ गई। क्या मस्त नज़ारा था। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा, मेरा दिल उसमें ही डूब गया। मैं कार से बाहर निकली और धीरे धीरे हवेली की तरफ चलने लगी। ये हवेली मेरी थी, लेकिन मुझे बहुत लंबे अरसे बाद इसके बारे में पता चला था, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पापा की डेथ के बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया था। वैसे ये हवेली बड़े पापा की थी, लेकिन बड़े पापा के कहने पर हवेली को पापा के नाम कर दिया था। लेकिन अचानक इतनी अच्छी जगह छोड़ने का कारण आज भी बरकरार था, लेकिन मुझे उस कारण की ज़्यादा परवाह नहीं थी। आज मेरी माँ के जाने के बाद मुझे बड़ी माँ ने इस हवेली के बारे में बताया। मम्मी ने पापा के दोस्त से शादी की और अपने घर चली गई। गहने, पैसे और पापा की कंपनी सभी उनके नाम पर थे। मैं आज दूसरी बार अनाथ हो गई थी। मुझे भी इस हवेली में न आने के लिए इन्फॉर्म किया गया था। इस हवेली में पापा की डेथ हो गई, इसलिए इस हवेली के आसपास कोई नहीं आता था। पापा की डेथ के बाद हमारे परिवार ने कई सालों तक इस हवेली की ओर देखा तक नहीं था। आज 1 साल बाद मैं इस हवेली पर आई थी। मेरे अंदाज में यहाँ कई राज दफन थे, जिसका पता अब मुझे ही लगाना था। मैं पहले हवेली की ओर आगे बढ़ी।
मेरे पीछे मेरे सारे दोस्त आने लगे। कुछ ही समय में पूरी हवेली पर अंधेरा छा गया। सिर्फ पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। मैं हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा। वो तुषार था। तुषार ने मुझसे कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगा। उसके कुछ लफ्ज़ों ने मुझ में एक अलग ही एनर्जी भर दी। मैं उसके साथ हवेली के अंदर आ गई। बड़े पापा ने हवेली की साफ सफाई करवा दी थी। हम सब अपने अपने कमरों में आ गए। तुषार मुझे अपने कमरे में छोड़ने के बाद ही अपने कमरे में गया। हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे। वो सब किराए के मकान में या पीजी में रहते थे, इसलिए मैंने इस हवेली में आने का फैसला किया ताकि उन सभी को किराया न देना पड़े और हम सब एक साथ रह सकें। इस हवेली में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था, जिसका काम मेरे बड़े पापा ने संभाला था। वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने हवेली को रहने लायक भी बनाया। मैं नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। पूरी हवेली देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी अच्छे से दिखना इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने सिर्फ आराम करने के बारे में सोचा। जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरी, मुझे नींद आ गई। आधी रात में मैं बहुत डरी हुई थी। मैं दबी हुई आवाज़ में घबराते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़ी ही डरावनी आवाज़ में कहा, ये हवेली मेरी है। आप यहाँ नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। उसकी आवाज़ से डरकर मेरी आंख खुल गई। मैंने एक नज़र कमरे की घड़ी पर डालते हुए खिड़की की ओर देखा। हवाएं तेज़ हो गई थी। घड़ी 12:30 का टाइम बता रही थी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर दी। आज से पहले ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे उस सपने का मतलब समझ नहीं आया। मैं फिर से सो गई। अब नींद आना मुश्किल था, फिर भी मैं सोती रही। आप सुन रहे हैं हवेली। एपिसोड 2, दोस्ती से बढ़कर एक रिश्ता। देर रात जागने की वजह से मैं अगली सुबह देर से उठी। मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। एक ही रात में बहुत कुछ बदल चुका था। तुषार ने आकर मुझसे कहा, तुम अब तक सो रही थी? वहाँ नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तो तैयार भी हो गया था और मैं अभी तक नाइट गाउन में ही थी। मैंने अपने बैग से टॉवल लिया और बोली, बस 5 मिनट में मैं तैयार होकर आती हूँ। उस टॉवल के साथ मैं बाथरूम में घुस गई। 30 मिनट में मैं अपने गीले बालों में टॉवल लपेटे बाहर आ गई। तुषार अभी भी कमरे में सोफे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और टॉवल अपने बालों से खींचकर बोली, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो? तुषार ने मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रात को सोई नहीं थी? मैं सच बोलूंगी उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने तुषार से झूठ बोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी वजह से मेरी आंखों में कुछ गिर गया, इस वजह से वो लाल हो गई। सच बोलती तो तुषार परेशान हो जाता। तुषार ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये उसका केयरिंग नेचर ही तो था जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। मैंने उसके हाथों की हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच दबाकर कहा, कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। फिर हम दोनों सबके पास हवेली के गार्डन में गए। वहाँ सब हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे आता देख अलीसा ने कहा, अंतरा, तुम्हारे बड़े पापा ने जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें भेज दी हैं और आज तुम्हें कॉलेज आने से मना किया है। वो आज हवेली पर तुमसे मिलने आने वाले हैं। बड़े पापा हवेली पर आने वाले थे? इसका मतलब साफ था कि वो मुझे यहाँ ना रहने की सलाह देने ही आने वाले थे। लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने यहाँ पर रहने का पक्का इरादा बना लिया था। बड़े पापा वैसे तो मान ही गए थे, फिर भी वो आज आ रहे थे, तो मेरे पास उनसे मिलने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे सारे फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गए। तुषार ने मेरे पास आकर पूछा, तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊं? मैंने तुषार को समझाते हुए कहा, नहीं, मेरे बड़े पापा को मैं अच्छे से जानती हूँ, उन्हें मनाना मुझे अच्छे से आता है। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज के लिए निकलो। सबके जाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था।
मैंने अपना मोबाइल लिया और उसमें गाने चलाने लगी। मेरे अकेलेपन को ये गाने ही दूर करते थे। जब से पापा की मौत हुई, मम्मी तो अपने आप में ही खोई रहती थी। कभी कंपनी तो कभी उनका बाहर जाना लगा ही रहता था। मुझे तब से गाने सुनना अच्छा लगता है। 1 घंटा हो गया था, लेकिन बड़े पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने गाने बंद किए और नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़े पापा नीचे फर्श पर बेहोश पड़े थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़े पापा के पास गई। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठे। मैं जल्दी से किचन में जाकर पानी लेकर आई। उस पानी से मैंने उनके मुंह पर छींटे डाले। पानी मुंह पर पड़ते ही वो होश में आ गए। मैं बड़े पापा से एक के बाद एक सवाल करने लगी। बड़े पापा, आपको क्या हुआ था और आप यहाँ कब पहुँचे? बड़े पापा ने फिर से वही बात करते हुए कहा, तुम अभी कुछ मत पूछो, तुम सिर्फ मेरे साथ हमारे घर चलो। ये हवेली हमारी थी, फिर भी वो मुझे यहाँ पर रहने से मना कर रहे थे। मुझे इसी हवेली में रहना था, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा, आप पहले आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बड़े पापा ने सीधे ही कहा, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना आसान लग रहा है। ये सब उतना आसान नहीं है। तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रही हो। बड़े पापा आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। उनकी बातों में उनकी परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उस वक्त तुषार ने आकर कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हर वक्त अंतरा के साथ रहूंगा, उसे छोटी सी आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही तुषार ने आकर सब कुछ संभाल लिया। वो मेरी एक बात नहीं मानता था। मेरे मना करने के बावजूद वो यहाँ आ गया, जिसका मतलब साफ था कि वो मेरे कहने पर कॉलेज तो गया था, लेकिन वहाँ क्लास अटेंड किए बिना ही वापस हवेली पर आ गया था। बड़े पापा थोड़ा गुस्सा होकर थोड़ी टेंशन वाली आवाज में बोले, तुम सब एक जैसे ही हो, कभी किसी की बात नहीं सुनते। तुम्हारी वजह से ही अंतरा को यहाँ आने की हिम्मत मिली है। पापा के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला था। उन्होंने मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसी वजह से वो मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। मैं भी अपने बड़े पापा से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन मुझे उन पर बोझ नहीं बनना था। इसलिए मैंने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का सोच लिया था। तुषार बड़े पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक उनकी बातचीत चली। फिर बड़े पापा मुझे गले लगाकर मेरी तरफ मुस्कुराकर चले गए। तुषार हर बार मुझे सारी मुसीबतों से बचा लेता था। हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर भी एक रिश्ता था, लेकिन जीवन में मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। इसलिए मैं अभी इस रिश्ते को कोई भी नाम देना नहीं चाहती थी। तुषार ने मेरे पास आकर कहा, अब तो मुस्कुरा दो, तुम्हारे बड़े पापा मान गए हैं। अब वो तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। मैंने छोटी सी स्माइल कर उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती। मेरी बातें सुनकर तुषार ने मुझे और जोर से अपनी बाहों में कस लिया। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, तुषार सब कुछ चुटकी बजाकर हल कर देता था। मैं तुषार की बाहों में ही थी। तब मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा, जैसे कि तुषार के अलावा भी किसी ने मुझे पकड़ा हो। मुझे अचानक से घुटन महसूस होने लगी। मैंने तुषार को धक्का दिया और उससे दूर हो गई। तुषार मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मेरे पास उसकी तेज नजर में छिपे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं यही सब सोचने लगी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एपिसोड 3 कालिंदी। मैं थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब सवाल वहीं के वहीं थे। तब तुषार मेरे पास बैठकर कहने लगा, मैंने सुबह ही तुमसे पूछा था कि तुम रात भर सोई नहीं हो, लेकिन तुमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और अब देखो तुम्हारी आंखें और ज्यादा लाल हो गई हैं। अभी बड़े पापा यहाँ होते तो तुम्हें अपने साथ ही ले जाते, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाता। अब चलो अपने कमरे में आराम करो। तुषार के कहने पर मैं अपने कमरे में आ गई। तुषार नीचे ही रहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जाहिर सी बात थी, मैंने उसके साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बाद वो खुद सोचने पर मजबूर हो गया होगा। मैं थोड़ी देर बिस्तर पर बैठी रही कि तभी मुझे अचानक आंखों में जलन होने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहां अपनी आंखों में पानी डालकर मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। आईने में देखने के बाद मैं अपनी ही आंखें देखकर डर गई। मेरी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी।
ये मुझे नींद ना आने की वजह से हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं अपनी आंखें देख ही नहीं पा रही थी। उस वक्त तुषार आया। मैंने जल्दी से कमरे में आकर आंखों पर चश्मा लगा लिया। अगर तुषार मेरी आंखें देख लेता तो उसे ज्यादा टेंशन होती। चश्मे पहनकर मैंने दरवाजा खोला। तुषार अंदर आकर कहने लगा, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? मैं कितना परेशान हो गया था। तुषार मेरे चश्मे के बारे में कुछ पूछे उससे पहले मैंने ही उससे कहा, मैं बड़ी माँ से मिलने जा रही हूँ, उन्हें मुझसे कुछ काम है। तुषार ने मेरे आगे आकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, वैसे भी मुझे अकेला यहाँ पर मजा नहीं आएगा। वो मेरे साथ आने की जिद करे उससे पहले मैंने उससे कहा, बड़े पापा अभी थोड़ा सामान भेजने वाले हैं, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुषार मुझे आगे कुछ पूछे उससे पहले मैं उसकी गाड़ी लेकर निकल गई। मुझे कहाँ जाना है वो अभी तक मैंने तय नहीं किया था। मैं बस गाड़ी चला रही थी, बेपरवाह होकर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद कोई मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक झटके में गाड़ी को रोका और जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास गई। वो एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 3-4 साल की होगी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? वो लड़की मेरे सामने मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैंने उसी वक्त उसे अपने गले लगा लिया। वो लड़की बहुत कमज़ोर थी, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है। उसने बड़े अच्छे से जवाब दिया, मैं अनाथ हूँ, यहीं पास ही के मंदिर में रहती हूँ, यहाँ जंगल में फूल लेने आई थी। यहाँ पास में एक मंदिर है, ऐसा तो मैंने भी सुना था, लेकिन मैं वहाँ पर कभी नहीं गई थी। मैंने उस लड़की को वहाँ छोड़ने जाने के बहाने उस मंदिर पर जाने का सोचा। वैसे तो वहाँ जाने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कई सालों से मंदिर जाने का सोचा तक नहीं था। जब से मम्मी पापा का साथ छूटा था तब से मैं मंदिर नहीं गई थी। मैं हर बार उन्हीं के साथ मंदिर जाती थी। उनके जाने के बाद मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया था। आज फिर से मुझे इस लड़की के साथ मंदिर जाने का मौका मिला था, इसलिए मैं आज फिर से मंदिर जाना चाहती थी। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम मेरी गाड़ी में मंदिर तक आना चाहोगी? उस लड़की ने उसी वक्त कहा, हाँ मैं आऊंगी। उसकी आंखों में गाड़ी में बैठने की तलब साफ साफ दिख रही थी। वो सीधी गाड़ी में बैठ गई। मैं उस लड़की के कहे अनुसार गाड़ी को मंदिर की ओर चलाने लगी। उस लड़की को चुपचाप बैठे हुए देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम कालिंदी है। उसका नाम भी उसी की तरह बड़ा प्यारा था। कालिंदी यानी कृष्ण भगवान की पत्नी और सूरज देव की बेटी। इस लड़की पर भी कृष्ण जी का आशीर्वाद रहा होगा, तभी तो इसे अनाथ होने पर भगवान के मंदिर में आश्रय मिला था। कालिंदी के बताए रास्ते पर चलकर हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर दुर्गा माता का था। संजोग से मैंने भी गले में दुर्गा माता को पहना हुआ था। उसे मुझे मेरे पापा ने दिया था। उन्होंने खुद दुर्गा माता को मेरे गले में पुरुषोत्तम मास में पहनाया था। कालिंदी मुझे मंदिर के बारे में बताते हुए बोली, दीदी मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये मंदिर जंगल के पास है, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। मंदिर में आवाज सुनकर पुजारी जी बाहर निकले और मुझसे कहने लगे, बिटिया इस मंदिर पर ज्यादा लोग आते नहीं हैं, पर ये मंदिर काफी पुराना है, तो इसकी कई खासियतें हैं जो आज तक मुझे भी पता नहीं चल पाई हैं। पुजारी जी बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे थे। मैं पुजारी जी की बातें सुन रही थी। तभी कालिंदी ने कहा, दीदी आप यहीं रहना, मैं भी आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। कालिंदी के जाने के बाद पुजारी जी ने मुझसे कहा, बेटा आपने तो खुद ही अपने गले में दुर्गा माता को पहना हुआ है, आप तो खुद ही दुर्गा माता का अंश हो। तभी मेरी और पुजारी जी की बातों के बीच किसी और ने कहा, पुजारी जी ये दुर्गा माता के साथ साथ काली माता का भी अंश है। वो आवाज़ किसी लड़के की थी जो मेरे बारे में ही बोल रहा था। मैंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो तुषार था। वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया था। ये लड़का बड़ा ही अजीब था, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। तुषार को देखकर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए बात को बदल दिया और कहने लगा, पुजारी जी मंदिर में भला चश्मे पहनकर कौन आता है, वो भी काले रंग के। पुजारी जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे।
तुषार मेरे पास आकर मेरी आंखों पर से चश्मा हटाने लगा। मैं कुछ बोल पाऊं उससे पहले तो उसने चश्मा हटा भी दिया। चश्मा उतर जाने के बाद भी तुषार ने कुछ नहीं कहा। उसका बिहेवियर भी नॉर्मल ही था। कालिंदी प्रसाद लेकर आई। उसने मुझे और तुषार को प्रसाद दिया। हम दोनों प्रसाद लेकर मंदिर में माथा टेक कर गाड़ी की ओर चलने लगे। मैं गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, तब कालिंदी मेरे पास आकर कहने लगी, दीदी कभी कभी यहाँ आते रहना। उसकी बातें सुनकर मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने कह दिया, हाँ मैं जरूर आऊंगी, मेरे साथ साथ इन जनाब को भी लेते आऊंगी। तुषार यहाँ बिना बताए मेरे पीछे आया। उसके लिए मैं उससे थोड़ा गुस्सा थी, जो उसकी समझ में आ गया था। वो बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैं भी कालिंदी के सामने हंसकर गाड़ी में बैठ गई। कालिंदी मेरे जाने तक वहीं खड़ी रही। एपिसोड 4 पहेली। हमारी गाड़ी हवेली की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कालिंदी भी दिखाई देना बंद हो गई। तब मैंने तुषार से पूछा, तुम मंदिर कैसे पहुंचे? तुम्हें उस मंदिर के बारे में कहां से पता चला? तुषार ने मेरे सवालों का जवाब दिए बजाय उल्टा मुझसे ही पूछा, ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम तो बड़ी माँ से मिलने जा रही थी, तो अचानक उस मंदिर में कैसे पहुंच गई? इस बार मैंने जो हुआ वो सब बता दिया। बस ये नहीं बताया कि मैं बड़ी माँ से मिलने नहीं जा रही थी। ये बात छुपाकर मैंने तुषार से कहा, मुझे रास्ते में वो लड़की मिल गई। वो मेरी गाड़ी से टकराने ही वाली थी, पर मैंने गाड़ी रोक दी और वो बच गई। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अनाथ है और पास ही के मंदिर में रहती है, तो मैं उसे वहां छोड़ने के लिए चली गई। तुषार मेरी बातें सुनकर मेरे सामने अजीब सी नजरों से देखने लगा, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो। वो मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं, उससे पहले मैंने ही उसे पूछ लिया। मैंने मेरा जवाब दे दिया, अब तुम यहाँ कैसे पहुँचे वो मुझे बताओ। उस पर तुषार का जवाब आया, मैंने तुमसे कहा था मुझे अकेले वहाँ पर मजा नहीं आएगा, तो मैंने बड़े पापा को फोन किया। उन्होंने कहा कि वो सामान शाम को भेजेंगे, इसलिए मैंने फोन में यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह ढूंढना शुरू कर दी। उस वक्त मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला, तो मैं गूगल मैप को फॉलो कर यहाँ पहुँच गया। तुषार ने सब कुछ बता दिया। अब इसे संजोग समझूं या तुषार ने कहा वो सब झूठ था और वो मेरा पीछा करते करते मंदिर पहुंचा था? वो बात भी सच थी या नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने आगे कुछ बोले बिना ड्राइविंग पर ध्यान दिया। मॉनसून के मौसम के कारण सड़कों पर पानी भर गया था, इसलिए कार को बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने शांत होने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वैसा कर नहीं पाई। हवेली में आने के बाद कुछ तो ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, लेकिन वो क्या था मुझे ये समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद हम हवेली पहुंच गए। सारे फ्रेंड्स कॉलेज से आ गए थे। हर कोई हमें एक अलग नज़र से देखने लगा। उन सबको तो पहले ही ऐसा लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आज हमें इस तरह एक साथ देखकर उन लोगों के हाथ एक बहाना लग गया था। अब वो लोग इस बात को हथियार बनाकर हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले थे। अलीसा हमें देखकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, फ्रेंड्स, अब मुझे समझ में आया कि अंतरा को इस हवेली में आने की इतनी जल्दी क्यों थी। अलीसा की बातों में सब अपने सुर पिरोने लगे। उससे पहले मैंने ही कहा, तुम लोगों को तो बस कोई बहाना चाहिए होता है, लेकिन आज मैं पहले से ही बता देती हूँ कि आज इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। मेरे सारे दोस्त मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए वो सब चुप होकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे की ओर जाने लगी। कमरे में आकर फ्रेश होकर मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें देख रही थी। मेरी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैं कॉलेज का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम की तरफ गई। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उस वक्त तुषार मेरे कमरे में आ गया। वो कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसकी हरकतों से चौंक गई। मैंने तुषार से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुषार मेरे बहुत करीब आ गया और बोला, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारा दिल भी मुझे देखकर ज़ोरों से धड़कता है, तो तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? हमारे सारे दोस्त हमारे बीच प्यार देख सकते हैं, तो तुम उस प्यार को क्यों नहीं देख सकती? तुषार को मुझसे ये सवाल पूछने का पूरा हक था। मैं भी सब कुछ देख सकती थी, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
फिर भी हमारे बीच प्यार था। वही मेरे लिए बहुत कुछ था। इसे साबित करना ज़रूरी नहीं था। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर तुषार ने फिर से कहा, अब किसका इंतजार कर रही हो? तुम आज जवाब दोगी कि मुझे अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? तुषार की ऊंची आवाज सुनकर मैंने कहा, हमारे बीच प्यार है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मुझे हमारे रिश्ते का नाम मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। तुषार ने मेरी बातों पर गुस्सा होकर कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ बैठकर नाम सोचती रहो। मैं अब कभी भी तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा। प्यार तो मैं भी तुषार से करती थी, लेकिन अभी ये सब उसे बताना ठीक नहीं था। आज मैंने जैसे तुषार से बात की, उसके बाद वो अब थोड़े दिनों तक मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अब तो मुझे उस इंसान से मिलना ही पड़ेगा जिसकी वजह से मैं तुषार से दूर रहती थी। उससे मिलने के बाद ही अब कुछ रास्ता मिल सकता है। मैं आज सबके साथ खाना खाने भी नहीं गई। मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने रिहान को कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैं सोने जा रही हूँ, तो वो सब खाना खाकर सो जाएं। मेरे कहे मुताबिक ऐसा ही हुआ। सबको पता था कि मैं कितनी परेशान या बीमार क्यों न हूँ, फिर भी मैं कभी खाने को मना नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे नींद आ रही होती है तब मुझे खाना भी नहीं दिखता। इस वजह से किसी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया भी नहीं। सबके सोने के बाद मैं पैदल ही उस इंसान से मिलने के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे बाद मैं वहाँ पहुँच गई। ये वही जगह थी जिसके कारण प्यार होने के बावजूद मेरे और तुषार के बीच इतनी दूरी थी। मैं वहाँ गई और मैंने उनसे कहा, जैसा कि आप कहते हैं, हवेली पर आने के बाद मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं, लेकिन अब मुझे इससे बाहर आने का रास्ता दिखाइए। वो इंसान मेरी बात सुनकर हंसने लगे। उनकी ये पुरानी आदत थी। मैं जब भी कोई सवाल करती वो इसी तरह हंसने लगते थे, लेकिन आज उनका इस तरह से हंसना मुझे परेशान कर रहा था। मेरे चेहरे की बदलती रेखाएं देखकर उन्होंने कहा, अब सब शुरू हो ही चुका है तो रास्ते भी अपने आप ही निकल आएंगे। थोड़ा सा धीरज रखना भी सीख लो। उनकी सारी बातें एक पहेली की तरह होती थी। कभी कुछ समझ नहीं आता था। सवाल के बदले हर बार पहेलियां ही मिलती थी। मैं जितना इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा था। मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल के बारे में पता भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। एपिसोड 5, अघोरी बाबा। वो अघोरी बाबा बहुत ही अजीब थे। कभी कोई सीधी बात करते ही नहीं थे। मुझे बस इसी बात पर गुस्सा आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे मेरे प्यार को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में सोचते ही मुझे कल रात वाला सपना याद आया और मैंने कहा, कल रात मेरे सपने में कोई आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं हवेली पर आई नहीं हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है, और सुबह मेरी आंखें भी लाल हो गई थी। अघोरी बाबा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो बड़े खुश होकर बोले, बस अब तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे सारे पन्ने अपने आप ही खुलने लगेंगे। मुझे अघोरी बाबा से कुछ खास पता नहीं चला। मुझे बस इंतजार करना था। मैंने तुरंत फिर से हवेली जाना ही सही समझा। बस उसी वक्त फिर बारिश शुरू हो गई। अब आधे घंटे का सफर मेरे लिए बहुत लंबा होने वाला था। बारिश के कारण सड़क गीली और फिसलन भरी हो गई थी। मैं धीरे धीरे चलने लगी। रात के 3 बजे थे। मुझे जैसे तैसे जल्दी से घर पहुंचना था। अगर तुषार मेरे कमरे में आ जाता और अगर उसने मुझे कमरे में नहीं देखा तो वो 1000 सवाल पूछेगा। मुझे बस उसी बात का डर था। मैं थोड़ी देर धीरे धीरे चली, फिर मैंने चलने की स्पीड बढ़ा दी। मैंने थोड़ी दूर से हवेली देखी। मेरे कमरे में लैंप ऑन ऑफ हो रहा था। जब मैं बाहर निकली थी तो मैंने लैंप बंद किया था। हालांकि मुझे इतनी रात को ऐसा होने का कारण समझ नहीं आया। मुझे तुरंत तुषार का ख्याल आया, लेकिन तुषार इतनी रात के लैंप क्यों ऑन ऑफ करेगा? मेरा मन अचानक ख्यालों से घिर गया। लेकिन जवाब हवेली पहुंचने के बाद ही मिलना पॉसिबल था। मैं हवेली की पक्की सड़क पर आने के बाद जल्दी से हवेली के अंदर गई, फिर तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मैंने बाहर से जो देखा वैसा कुछ नहीं था।
लैम्प बंद ही था। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने धीरे से बोर्ड का स्विच दबाया। उसी के साथ कमरे में उजाला हो गया। कमरे में कुछ भी नहीं था। मैंने लैम्प को बंद कर दिया, फिर नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे कल रात के सपने का दृश्य दिखने लगा। आज हवेली पर मेरी दूसरी रात थी, लेकिन अभी तक मैं पूरी हवेली नहीं देख पाई थी। ना ही मुझे 2 रातों से नींद आ रही थी। मैं तकिए के सहारे बिस्तर पर बैठ गई। रात के 4 बजे थे। अब 1 घंटे के अंदर ही सुबह होने वाली थी। जब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी तो मैं रोज़ सुबह 5 बजे गार्डन में दौड़ने जाती थी। बस आज से फिर से मैं उस रूटीन को शुरू करने वाली थी। घड़ी में 4:30 होने पर मैंने अपने जॉगिंग के कपड़े पहन लिए। फिर प्रोटीन शेक की एक बोतल को भरकर मैंने एक टॉवल लिया और जूते पहनकर मैं फुटपाथ पर भागने लगी। हवेली जंगल में थी, इसलिए रोड पर बहुत कम ट्रैफिक था। मैंने अपने मोबाइल पर फुल वॉल्यूम में गाने चला दिए और स्पीड से दौड़ने लगी। मैं बहुत दूर आ गई थी। गाना सुनने की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी ऐसी ही आदत थी, गाना सुनने में मैं सब कुछ भूल जाती थी। मैं थक गई थी। मेरे साथ साथ मेरे मन में कई सवाल भी दौड़ रहे थे। सच में मैं शरीर से नहीं, बल्कि मन में चल रहे उन सवालों की वजह से थक गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के पीछे पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था, वो सारे दृश्य घूमने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ देर तक वहीं बैठी रही। फिर कॉलेज जाने का टाइम हो गया तो मैं वापस हवेली की ओर चलने लगी। करीब 8 बजे तक मैं हवेली पहुंच गई। बाहर कोई भी दिख नहीं रहा था। मैं अंदर गई। सब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं किसी को बिना बताए अपने कमरे में जाने लगी। मुझे इस तरह जाते देख रेहान ने कहा, तुषार अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब कॉलेज जा रहे हैं, तुम लोग बाद में आ जाना। मैंने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह दिया। फिर तुषार के कमरे की तरफ चली गई। ये लड़का कल की बातों के बाद इतनी आसानी से मेरे साथ बात करेगा, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। मैं जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। वो मेरी तरफ घूमकर बोला, अब मुझसे कितनी बातें छुपाओगी? उसकी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैंने उसकी आंखों में कई सवाल देखे, इसलिए मैंने उससे बहस न करते हुए आराम से पूछा, कौन सी बातों की बात कर रहे हो? मैंने भला तुमसे क्या छुपाया? उसने मुझे मेरे कमरे की तरफ ले जाकर कहा, कल रात तुम कहाँ गई थी? झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। पहले नीचे फर्श पर देख लो, उसके बाद ही कुछ बोलना। फर्श पर मेरे मिट्टी वाले पैरों के निशान थे। वो कहते हैं ना, कोई बात जब छुपाना चाहो तब कैसे भी करके वो सामने आ ही जाती है। बस वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। फिर भी सच बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने फिर से झूठ कहा, ये तो आज घर में नई काम वाली बाई आई है, उसी के पैरों के निशान हैं। हवेली पर आते वक्त मैंने काम वाली बाई को आते हुए देख लिया था, तो तुषार आगे कोई सवाल न कर सका। तुषार ने कोई सवाल तो नहीं किया, लेकिन उसे मेरी बातों पर पूरा यकीन भी नहीं हुआ था और वो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। इतने सालों में मैं उसे इतना तो जान ही चुकी थी। उसे जब मेरी बातों पर यकीन नहीं होता था तब वो बिना पल के झपकाए मेरे सामने ही देखता रहता था। वो आगे कुछ सवाल करे और फिर से मुझे कोई झूठ बोलना पड़े, उससे पहले मैंने ही उससे कहा, सब कॉलेज चले गए हैं तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ, तुम जाकर नाश्ता कर लो। तुषार ने मुझे रोकते हुए पूछा, तुम्हें नाश्ता नहीं करना है? मैंने उसका जवाब देते हुए कहा, तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तुषार मेरी तरफ हंसकर नीचे चला गया। मैं भी हंसकर अपने कमरे में चली गई। 5 मिनट में तैयार होना तो मुश्किल था, क्योंकि तैयार होने में सबसे ज़्यादा देर मुझे ही लगती थी। मैंने 5 मिनट के 25 मिनट लगाए। फिर भी ये कम थे, लेकिन तुषार मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई। नीचे आकर मैंने तुषार से पूछा, अरे तुमने अभी तक नाश्ता करना शुरू भी नहीं किया? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना कैसे करता? तुषार फिर से वो सारी बातें करने लगे। उससे पहले मैं उसे नाश्ते की प्लेट देकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी।